नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज डेट है 12 दिसंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है न्यूज़ यहाँ पर सोशल मीडिया पे 8 जनों को अलग अलग केसेस के चलते अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जनरल रावत की डेथ के बाद में जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसके बाद में कुछ इनअप्रोप्रिएट पोस्ट डाल दी। ठीक है, तो एक बार इस पे नज़र डालेंगे। दूसरी जो न्यूज़ रहेगी वो ये कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान को जब से टेक ओवर किया है तब से पहली बार इंडिया ने मेडिकल एड वहाँ सप्लाई कर दिया है। ठीक है, 1.6 टन्स ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, दवाइयाँ भेजी है 1.6 टन की वेटेज के इक्वलेंट। और साथ में इसी चीज़ से एक चीज़ क्लियर होती है कि इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिकली एंगेज करने के लिए रेडी है तालिबान के साथ में, अब कोई हेजिटेशन नहीं है। तो इन दोनों न्यूज़ को हम डिटेल में देखते हैं। इसके अलावा एक न्यूज़ यहाँ पर ये देख सकते हो कि 1966 में आल्प्स, जो कि यूरोपियन माउंटेन रेंज है, यूरोप में फैली हुई, वहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें होमी जहांगीर बाबा, उनकी भी डेथ हो गई थी उसी प्लेन क्रैश में। तो उसमें एक अभी वहाँ पर जो रिमेन्स थे उनकी जब खुदाई हुई या फिर थोड़ा सा जो भी बचा हुआ रिमेन्स थे उस प्लेन क्रैश के बाद में, तो उनमें एक बॉक्स मिला जिस पे लिखा हुआ था मेड इन इंडिया और उसमें थे जेम्स, मतलब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टोन्स थे, वो निकले। अब स्टोन्स को देखो फ्रांस के एक उसमें म्यूज़ियम में जो है वो शो केस में रखा जाएगा। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार इसमें नज़र डालेंगे। तो चलिए देखते हैं, 3 न्यूज़ है फ्रंट पेज की, तीनों को डिटेल में। सबसे पहली न्यूज़ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के जनरल रावत के ऊपर बहुत सारे इश्यूज राइज हो रहे हैं उनकी डेथ के ऊपर। तो ऐसे में 8 जनों को अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे इश्यूज शेयर कर दिए जिसकी वजह से हो सकता है जैसे कि कम्युनिटी में हेट्रेड फैले। राइट, तो इसमें आप देख सकते हो कि तमिलनाडु में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो उसके बाद में जम्मू कश्मीर का और मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, ऐसे स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स हैं जहाँ पर इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया है अलग अलग पीनल कोड्स के, मतलब पीनल कोड के अलग अलग सेक्शंस के अंडर में। ठीक है, तो इसमें मेनली जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान के लोग हैं क्योंकि इसमें ये चीज़ क्लियर है कि उनकी जो पोस्ट डाली हुई है वो पब्लिक सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के पुलिस एक्शन लिया गया है। जैसे कि एक तो जवाद खान 21 ईयर्स ओल्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। उनके खिलाफ में सेक्शन 505 क्लॉज 2 अप्लाई किया गया है, जो कि एक ऐसे स्टेटमेंट करना जिससे कि पब्लिक मिसचीफ क्रिएट हो या फिर पब्लिक में एक डिस्टर्बेंस का सिचुएशन क्रिएट हो सके। तो ऐसे FIRs लॉन्च की गई है और अरेस्ट भी कर लिया गया है अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, तो ये कोई पर्टिकुलर, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये सारे स्टेट्स हैं वो अलग अलग गवर्नमेंट्स के अंडर चल रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का वहाँ पर रिजीम चल रहा है, कहीं बीजेपी का है, कहीं कांग्रेस का है। ठीक है, तो ये मुद्दा आ गया। और इसमें जो एप्लीकेबल लॉज हैं, अभी देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, उनको तो अप्लाई करने से होल्ड पे रखा हुआ है, पर इसके अलावा सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट तो अवेलेबल है ही, इसके अलावा IPC अवेलेबल है, इंडियन पीनल कोड। इस तरीके से इनका यूज़ किया गया है अलग अलग सेक्शंस का और उनको ये अरेस्ट का जो कंडक्ट है वो हो गया। आगे चलते हैं। दूसरी न्यूज़ है तालिबान के टेक ओवर करने के बाद में इंडिया ने पहली बार फर्स्ट एड प्रोवाइड की है, फर्स्ट टाइम अपनी तरफ से मेडिकल एड प्रोवाइड किया। 1.6 टन्स की मेडिकल से जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो सप्लाई की गई है। अब ये ड्रग है वो अभी अफ़गानिस्तान में एक हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, यहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पर फैसिलिटेट किया जाएगा। और ये दवाइयाँ है ना, इंडिया ने भेजी है, वो एक प्लेन के थ्रू भेजी है, जो प्लेन अफ़गानिस्तान से उड़ कर के इंडिया में इंडियंस को और अफ़गान लोगों को लेकर के आया था, उसी प्लेन में ये 1.6 टन्स का जो कंसाइनमेंट है मेडिकल एड का वो भेजा गया है। ठीक है, तो ऐसे में ये जो दवाइयाँ हैं ये हैंडओवर की गई है WHO को, जो कि यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी है। ठीक है, वो ही वहाँ पर देखेगी कि हाँ किसको कितनी ज़रूरत है दवाइयों की। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो मेन ये जो कंसाइनमेंट है ये डिलीवर किया जा रहा है इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो कि काबुल में लोकेटेड है। ठीक है, इसके आगे दूसरी न्यूज़ है लगे हाथ यहीं पर कि देखो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कंटिन्यू करने के लिए अब इंडिया जो है अब बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रहा है तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान के साथ में। ठीक है, तो ऐसे में WHO हो गया, उसके थ्रू तो दवाइयों की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इंडिया। ठीक है, दूसरी तरफ UN की एक और प्रोग्राम दैट इज़ वर्ल्ड
फूड प्रोग्राम, उसके थ्रू इंडिया जो है वो फूड ग्रेन प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। इसमें आपको ये पता है ही, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ में बातचीत कर रखी है कि हम 50,000 टन गेहूं जो है वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए सप्लाई करना चाहते हैं, बस आपकी टेरिटरी के थ्रू होते हुए हमें एक्सेसिबिलिटी इंश्योर कर दो। फिर पाकिस्तान ने इस चीज़ को माना भी, पर हाँ ये कहा कि अफगानिस्तान के जो ट्रक्स हैं केवल वो ही ये ग्रेन ले जा सकेंगे। इसका मतलब ये हो गया जो वाघा बॉर्डर है, अटारी वाला एरिया, वहाँ पर इंडिया की तरफ से जो कंसाइनमेंट होगा गेहूं का वो लोड कर दिया जाएगा अफगानिस्तान के ट्रकों में, और फिर वो ट्रक लेकर के जाएंगे कहाँ पे, अफगानिस्तान में उस गेहूं को। ठीक है, तो ऐसे में जिन प्रोग्राम्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नज़र डालें तो यहाँ पर पहले तो देखो हेजिटेशन बहुत ज़्यादा थी इंडिया की कि भाई तालिबान के साथ एंगेज करेंगे कि नहीं, पर जब से दोहा में बातचीत हुई है इंडिया की अफगानिस्तान के उस टाइम के जो आप कह सकते हो फॉरेन डिप्लोमेट, ठीक है ना, तो उनके साथ में बातचीत, स्टैनेक्ज़ई करके एक लीडर हुआ करते थे, है ना, अब तो उनको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया गया है, मतलब डिमोशन किया गया है, उनको अच्छी खासी पोस्ट नहीं दी गई है। ठीक है, शुरुआत में तो ये लग रहा था कि इंडिया ने जिनसे बात की है स्टैनेक्ज़ई से, उसकी वजह से इंडिया की पकड़ अच्छी खासी बनेगी तालिबान में, पर वही बात है कि तालिबान ने जब अपनी गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट डिक्लेयर की तो उसमें हक्कानी नेटवर्क की ज़्यादा पकड़ हो गई, जिसके ऊपर ज़्यादा पकड़ पाकिस्तान की है। तो इस तरीके से पाकिस्तान की ज़्यादा अभी चल रही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ऑपरेशन देवी शक्ति, ये आप नाम जरूर देखोगे, ऑपरेशन देवी शक्ति, ये ऑपरेशन जिसके तहत इंडियंस एंड अफगान लोग जो हैं, जो अफगानिस्तान को छोड़ करके सेफली इंडिया में रहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उनको इस प्रोग्राम के अंडर में लाया गया। जैसे कि मैंने अभी बताया था शुरुआत में कि 10 इंडियंस और 94 अफगान्स, उनको एक प्लेन लेकर के आया था इंडिया में, और उसी प्लेन की रिटर्न फ्लाइट में ये कंसाइनमेंट भेजा गया है 1.6 टन का जो मेडिसिन या फिर मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल एड जो भेजी गई है। तो ये जो लोगों को लाया गया है ना इंडिया में, ये ऑपरेशन जो है, ये मिशन है, इसको बोला जा रहा है मिशन या ऑपरेशन देवी शक्ति। ओके, आगे चलते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और अगर नोटिस करें तो वो ये है कि अफगानिस्तान में अभी तक पिछले 20 सालों में इंडिया $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुका है, जिसमें सलमा डैम का प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करना। इसके अलावा वहाँ पर आप देख सकते हो पुले खुमरी पावर प्लांट, वो भी इंडिया का इंस्टॉल किया हुआ है। सलमा डैम की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान की जो एलिमेंट की बिल्डिंग है वो भी इंडिया ने ही कंस्ट्रक्ट किया है, इंडियन इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर। ठीक है, देखो वैसे तो अफगानिस्तान के साथ में जो बातचीत होनी है अभी तालिबान रिजीम के अंडर में, उसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहले ही इस क्वेश्चन को रेज कर दिया था कि जी अफगानिस्तान की टेरिटरी किसी भी तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि अफगानिस्तान ने जो अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट तालिबान ने बनाई है वो इंक्लूसिव नहीं है, उसमें औरतों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसमें जो माइनॉरिटीज़ है उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इस वजह से इंडिया कहीं ना कहीं दूर था, डिस्टेंट मैनर में अपने आप को दूर कर रहा था, कहने का मतलब तालिबान के साथ सीधा एंगेजमेंट नहीं था। पर अभी जो अपनी तरफ से ये कंसाइनमेंट भेजा है ना, इससे क्लियर हो गया कि इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिकली एंगेज करने के लिए रेडी है तालिबान के साथ में। अब आगे चलते हैं, फिर आ गए हम नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज कि एल्प्स में जब 1966 में एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें होमी जहांगीर भाभा, हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनकी भी डेथ हो गई थी। उस प्लेन में 117 पैसेंजर्स थे, उन 117 पैसेंजर्स की सबकी डेथ हो गई थी, है ना, ये 24 जनवरी 1966 की बात है। तो उस प्लेन क्रैश के बाद में जो उस प्लेन के रिमेन्स हैं वो अभी क्या है वहाँ पर खुदाई के टाइम पे मिले हैं, और बेसिकली उसी चीज़ के लिए ये न्यूज़ है कि उस खुदाई में एक मेड इन इंडिया बॉक्स मिला जिसमें जेम्स मिले, जो स्टोन आते हैं ना, जैसे डायमंड हो गया, एमरल्ड हो गया, इस तरीके के स्टोन्स मिले हैं। तो बोला उनको हम हमारे म्यूज़ियम में डिस्प्ले करेंगे। ये फ्रांस की एक आप कह सकते हो म्यूनसिपैलिटी है जिसका नाम है यहाँ पर कैमोनी। ठीक है, एक साइलेंट है, जहाँ तक मुझे ध्यान है साइलेंट रहता है, कैमोनी, ठीक है, या चैमोनी बोलोगे, आई डोंट नो। तो ऐसे में देखो बात ऐसी है कि एयर इंडिया का प्लेन था कंचनजुंगा, वो 1966 में क्रैश हुआ था, और उसके रिमेन अभी माउंट ब्लैंक, ये बेसिकली आल्प्स की ही माउंट है, उसके पास में जब खुदाई हुई तो ये गड़े हुए जेम्स मिले और इन्हीं को अब डिस्प्ले किया जाएगा। तो माउंट ब्लैंक और आल्प्स, इनको एक बार हम मैप पे देखते हैं। अब ये मैप है एकदम एक्यूरेट, आपको समझ में आ जाएगा। देखो आल्प्स माउंटेन रेंज अगर देखो तो ये वाली है पूरी की पूरी, ये स्प्रेडेड है इस तरीके से, ठीक है।
और अल्पाइन माउंटेन रेंज जो आप देखते हो ना, यंग माउंटेन रेंज, जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली, तो ये अल्पाइन जो वर्ड है एल्प्स से ही लिया गया है, यंग माउंटेन रेंजेस, ठीक है। तो ऐसे में आप देख सकते हो एल्प्स जो है उसमें एक है माउंट ब्लैंक, ठीक है। और ये लोकेशन आप देख सकते हो माउंट ब्लैंक का किस तरीके से दिखाया हुआ है, ट्राई जंक्शन है, इधर स्विट्जरलैंड का, इधर फ्रांस का और इधर इटली का, तीनों के ट्राई जंक्शन पे ये लोकेटेड है, ठीक है। और ये रही वो म्यूनसिपैलिटी जहां पर अभी हम बात कर रहे हैं, कैमोनी, ठीक है ना, जहां के म्यूजियम में ये जो जेम्स मिले हैं उनको रखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है, स्विट्जरलैंड, इटली और फ्रांस। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 5 पे। देखो गोवा में अभी असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके लिए देखो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज अभी कॉम्पीट कर रही हैं उनमें एक तो है तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की, एक है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी। इन पार्टीज़ के अगर कैंपेन्स की बात करें तो इन्होंने वुमेन को सेंटर में रखा है अभी, और अपनी जितनी भी कैंपेन है, जितना भी इनका आप कह सकते हो, इनके द्वारा जो बातें कही जा रही है इलेक्शन में अपनी वोट गेन को इंक्रीज करने के लिए, तो उसमें वुमेन को ज़्यादा सेंटर में रखा गया है। फॉर एग्जांपल ये जो तृणमूल कांग्रेस है, इसने अनाउंस किया है कि जो भी परिवार जिनको एक औरत लीड करती है, बोला उनको हम 5,000 रुपये पर मंथ देंगे गोवा में, ये बात कही इन्होंने। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसा ही कुछ कहा, और प्रियंका गांधी ने भी अपनी तरफ से ऐसी कुछ स्टेटमेंट दी कि भाई पुलिस फोर्स में वुमेन का रिक्रूटमेंट हम राइज कर देंगे, 1 लाख रुपए तक का लोन देने की व्यवस्था करेंगे जो वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे उनको, 30% तक गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन देंगे औरतों को, ये कांग्रेस की तरफ से प्रोविज़न है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कह दिया कि 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सभी औरतें जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है उनको हम असिस्टेंस देंगे, मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो ये अपने आप में वुमेन सेंट्रिक इलेक्शन होना, ये अपने आप में एक मुद्दा हो जाता है, ठीक है। इसके आगे अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इनके ऊपर अभी भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है इलेक्शन कैंपेन्स में। खैर, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो ये इलेक्शन कैंपेन्स में अगर वुमेन सेंट्रिक बातें हो रही हैं तो इसको हम अच्छा कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा सरयू कैनाल का इनॉग्रेशन अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। सरयू दैट मीन्स आप जानते हो सरयू के किनारे ही बसा हुआ है अयोध्या, ठीक है। आगे चलते हैं। सेम पेज पे एक न्यूज हो रहा है, दैट इज एक इंसेक्ट है, उसकी वजह से जो चिली क्रॉप है, मिर्ची की जो क्रॉप है ना साउथ इंडिया स्टेट्स में, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहला सवाल है कि इस इंसेक्ट का नाम क्या है। इस इंसेक्ट का नाम यहाँ पर आप देख सकते हो, थ्रिप्स क्या पढ़ोगे, पैरविस्पिनस, ठीक है, पैरविस्पिनस, थ्रिप्स पैरविस्पिनस, ठीक है। तो ये एक इन्वेजिव इंसेक्ट है। इन्वेजिव का मतलब एंडेमिक नहीं है, बाहर से आया हुआ ये इंसेक्ट है, जो कि कहाँ से आया है, इंडोनेशिया से। और पहली बार कब आया था, 2015 में। तो एक तो ये लाइन इससे संबंधित इंपॉर्टेंट हो गई। और अभी ज़्यादातर जो इन्फेक्शन हो रहा है इस इंसेक्ट की वजह से, या प्रॉब्लम हो रही है चिली की क्रॉप पे, तो वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हो रही है, 9 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर, ठीक है जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इंसेक्ट का नाम देकर के पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि इन्वेजिव स्पीसी है कि नहीं है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें इसके बारे में। ओके, आगे चलें। देखो यहाँ पर जो ओपिनियन वाला पेज है ना, ओनली टू चीयर्स फॉर द इकोनॉमी। तो इस आर्टिकल में देखो क्वार्टर बेस्ड इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा बातचीत की जा रही है, और इस चीज़ को हम पहले ओपिनियन, हमारा जो एडिटोरियल डिस्कशन होता है उसमें डिटेल में देख चुके हैं कि बोले कि जिस तरीके से डेटा दिखाया जा रहा है उसमें एक तो बेस इफेक्ट बहुत वीक है, दैट बेस जो है वो बहुत वीक है। जैसे कि 2020 में लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ रेट माइनस में रही। अब वो माइनस में अगर ग्रोथ रहती है तो उसको अगर आप 2-4% प्लस को माइनस में 2-5% से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ जी 7-8% की ग्रोथ रेट आ रही है, बट रियल सेंस में तो कितनी आ रही है, 2% है। तो बोले एक तो इसमें कैलकुलेशन को ओवर एम्फेसाइज करके बताया जा रहा है, या फिर जल्दबाजी की जा रही है, क्योंकि पेंडेमिक भी अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा लोगों का जो कंजम्पशन है, जिसको हम प्राइवेट कंजम्पशन बोल रहे हैं, वो अभी अप टू द मार्क नहीं है, जितना प्री पेंडेमिक पीरियड पे हुआ करता था उतना नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या कारण हो सकता है, लोग देखो गरीबी के चंगुल में फंस गए, या फिर उनकी इनकम कम हो गई, जॉब छूट गया, बिजनेस है वो बंद हो गए, या खर्च करने के लिए पैसा है वो बहुत कम बचने लग गया, इतना महंगाई हो चुकी है। और इसके अलावा महंगाई की वजह से भी खर्चा कम हो रहा है, और लोग जो है वो टेंडेंसी रख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव किया जाए। अब देखो जब ये सारी चीज़ें होती है तो इसकी वजह से रिजल्ट जो है वो ये है कि खर्च कम कर रहे हैं लोग, डिमांड बहुत कम है,
ठीक है, तो प्राइवेट कंजम्पशन कम होने की वजह से बोले इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं डाउट है। दूसरी चीज, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है कि 1% लोग जो टॉप अर्नर्स हैं या टॉप वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, जो कि हमारी पॉपुलेशन का ओनली 1% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बोलो उनकी वेल्थ तो ज़बरदस्त तरीके से राइज हुई है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में, और उसी चीज़ को यहाँ पर कोट भी कर रहे हैं राइटर। इसके आगे बोल रहे हैं कि बोले जो ग्रोथ आप बोल रहे हो कि जीडीपी ग्रो कर रही है, तो उसमें इक्वालिटी थोड़े ना प्रोमोट हो रही है। वहां पर ये देखोगे ना कि ज़्यादा ग्रोथ किसकी हो रही है, तो पैसे वाला ज़्यादा बन रहा है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है राइटर के द्वारा कि इनफॉर्मल सेक्टर को भी आपने अच्छे से कवर नहीं किया, उसके बावजूद आप ये कहते हो कि इकोनॉमी प्रॉपर ट्रैक पे है, तो बोले ये कहीं ना कहीं झूठी बात है, राइट। आगे चलते हैं, फिर हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। देखो हाई एफिशिएंसी की इनकी बात करें, एक सेकंड रुकिए। तो इस न्यूज में ये है कि देखो प्राइवेट सेक्टर के अंडर में जो भी डिस्कॉम्स ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है, डिस्कॉम मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तो बोलो उन्होंने बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी शो की है। जबकि उदय स्कीम के अंडर में 2016 से लेकर 2020 के बीच में जो भी गवर्नमेंट डिस्कॉम्स काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो अभी भी घाटे में चल रही है। ये चीज़ रिवील की अभी जो पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज किया गया कि भाई क्या परफॉर्मेंस आ रही है उदय स्कीम की, तो यह आउटकम निकल के आया। तो देखो उदय स्कीम जो है वो 2016 में लॉन्च हुई थी, जिसके अंडर में ये था कि कैसे भी करके जो AT&C दैट मीन्स एग्रीगेट टेक्निकल और कॉमर्शियल लॉसेज हैं उनको रिड्यूस करना, और साथ में जो एवरेज कॉस्ट आती है पावर सप्लाई की, और दूसरी तरफ एवरेज रेवेन्यू जो रियलाइज की जा रही है पावर सप्लाई को बेचने के बाद में, उसके बीच का जो गैप है उसको जीरो तक लेकर के आना। मतलब एग्रीगेट एंड टेक्निकल एंड कॉमर्शियल जो लॉसेज हैं, AT&C लॉसेज। टेक्निकल का मतलब आप जानते हो कि टेक्नोलॉजी की वजह से अगर कुछ लॉसेज हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो जैसे कि यहां पर वायर कनेक्शन कर दिया, यहां पर स्पार्किंग हो रही है, ये लॉसेज हो गए। कॉमर्शियल लॉसेज का मतलब कि कोई बिजली चोरी कर रहा है, टाइम पे बिल पे नहीं कर रहा है, तो ये दोनों मिलाकर के AT&C लॉसेज होते हैं। तो बोले इनको हर एक डिस्कॉम को 15% तक लेकर के आना है, जो कि अच्छा खासा 20-24%, 18% ऐसे चल रहा है। तो उसको बोला 15% तक लाने का टारगेट था उदय स्कीम के अंडर में। दूसरा, इस स्कीम के अंदर दूसरा टारगेट ये था कि एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में जितनी लागत आ रही है, जिसको हम बोलेंगे एवरेज कॉस्ट ऑफ पावर सप्लाई, ठीक है, उसको उसके अगेंस्ट में जितना एक यूनिट को बेच करके पैसा कमाया जा रहा है, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो जीरो होना चाहिए। मतलब कि जितना प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है उतना ही आप रेवेन्यू रियलाइज कर रहे हो। तो ये दो टारगेट रखे गए थे इस उदय स्कीम के अंडर में, जिसको हम बोलेंगे उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। अब इस स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट डिस्कॉम्स थे उनको तो देखो राज्य सरकारों ने बहुत हेल्प की, पर उसके बावजूद भी उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही है 2016 से 2020-21 तक। पर दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर जो कि अलग अलग स्टेट्स में ऑपरेट कर रहे थे, जैसे कि महाराष्ट्र का नाम है यहाँ पर, तो बोलो उनकी परफॉर्मेंस गवर्नमेंट के जो डिस्कॉम्स है उनसे भी ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो ये चीज़ बताई जा रही है मेन तो, कि उदय स्कीम के अंडर में 2016 से 2020 एफिशिएंसी की बात करो तो इसमें प्राइवेट सेक्टर ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, बजाय जबकि बावजूद इसके कि सरकार ने जो गवर्नमेंट डिस्कॉम्स है उनको पूरी हेल्प दी थी, ठीक है, जिसका टारगेट हमने ऑलरेडी देख लिया क्या टारगेट रखा गया था, ठीक है जी। तो ये बात देखो, राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा गया था तो यूनियन पावर मिनिस्टर RK सिंह ने यह आंसर दिया, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहां ये देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2020 में कितना चल रहा है डिस्कॉम्स का AT&C लॉस 20.9%, जबकि टारगेट कितना किया था 15% तक का। तो ये अभी तक लॉस ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये है मेन चीज जिसके बारे में हमें देखना था। प्राइवेट सेक्टर डिस्कॉम जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल जो कि उदय स्कीम के पार्ट नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने बहुत ज्यादा एफिशिएंसी शो की है और अपनी कंडीशंस को भी इंप्रूव करने में जो स्पीड दिखाई है वो काबिले तारीफ है, ये चीज बताई गई है, ठीक है। तो ये था मेन, और उदय स्कीम के बारे में एक बार आप जरूर रिवाइज कर लेना एक बार, ओके। आगे चलते हैं। देखो इकोनॉमी पेज की एक न्यूज हो रहा है जिसमें हमारे जो लेबर मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने ये कहा कि हम कमिटेड हैं कि कैसे भी करके यूनिवर्सलाइजेशन हो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का या सोशल सिक्योरिटी का, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस आ गया, लाइफ इंश्योरेंस आ गया, ये सारी चीज़ें। तो बोले इन चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए बोला हम बिल्कुल कमिटेड हैं। और ये बेसिकली समिट हो रही थी जब अभी बात हुई
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और साथ में कोलैबोरेट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो उसके कॉन्फ्रेंस के टाइम पे इन्होंने अपनी बात कही, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी ये बेसिकली। तो ई श्रम पोर्टल के बारे में तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया, कम से कम 5-7 बार आई थी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, जिससे कि उनकी रोजगार की व्यवस्था और वो कहाँ पर और कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं उनकी डिटेल रखना, जिससे कि उनको फैसिलिटेट किया जा सके जो भी सोशल सिक्योरिटी उनको देनी या जिसके वो हकदार हैं। ठीक है, तो उसके लिए यूनिवर्सलाइजेशन का इसीलिए बोला है कि सारे जो वर्कर्स हैं, चाहे फॉर्मल में हो चाहे इनफॉर्मल में हो, बोला सबको सोशल सिक्योरिटी का फायदा मिलना चाहिए। अब देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ये इकलौती ऐसी एंटिटी है जिसमें ये, इसको आप कह सकते हो ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्रेंस है ये बेसिकली। ट्राईपार्टाइट क्यों बोला गया है? ये इकलौती ऐसी एजेंसी है यूनाइटेड नेशन के अंडर में जहां पर तीनों प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब वो 3 प्लेयर कौन कौन हैं? नंबर 1 सरकारें, नंबर 2 एम्प्लॉयर जो रोजगार देता है, जो बिजनेसमैन है वो, और तीसरा जो एम्प्लॉइज हैं, लेबर है वो। इन सब का पार्टिसिपेशन होता है। ये इकलौती ऐसी एजेंसी है यूएन की। ठीक है, तो आईएलओ के बारे में जरूर पढ़ोगे और कमेंट बॉक्स में बताओ कि हेडक्वार्टर कहां पर है, क्या कब स्टैब्लिश हुई थी, और इसका स्टैब्लिशमेंट यूनाइटेड नेशन से पहले था या यूनाइटेड नेशन की स्टैब्लिशमेंट के बाद में था। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट न्यूज है कि हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका टेन्योर, अभी करंट जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है जिनका नाम है केवी सुब्रमण्यन, इनका देखो टेन्योर 17 दिसंबर को खत्म हो रहा है। तो अभी लाइन में 10 जने हैं। अब उन 10 जनों में से किसका अपॉइंटमेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पे होगा वो तो टाइम बताएगा, पर इनमें 2 तो औरतें हैं, 2 तो वुमेन कैंडिडेट हैं, जिनमें आप तो देख सकते हो, एक तो पामी दुआ जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर है, और एक है पूनम गुप्ता जो कि डायरेक्टर जनरल है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। अब इनमें से देखने वाली बात है कौन फाइनलाइज होता है। तो बेसिकली देखो, जो सेलेक्ट कमेटी जिसने नाम रिकमेंड किए हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पे, जिनकी अब फर्दर अपॉइंटमेंट्स होने वाली है, तो उन्होंने 10 नाम रिकमेंड किए हैं। और इस कमेटी को, जो सेलेक्ट कमेटी थी, इसको चेयर किसने किया? जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं एनके सिंह, उन्होंने ये अपनी चेयरमैनशिप में इस कमेटी ने 10 नाम रिकमेंड किए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कौन हमारा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनता है, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर देखो, वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ तो ये है कि एक टॉर्नेडो ने इतना ज़्यादा डिजास्टर फैला दिया कि 70 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। तो इसको देखो लिंक किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि आप जानते हैं, आपने मैप अच्छे से अभी तक देख लिया होगा कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो अभी क्या चल रहा है? विंटर्स के टाइम पे टॉर्नेडो का जनरेट होना, टॉर्नेडो का ओरिजिनेट होना, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या टेम्परेचर राइज हो रहा है? जी बिल्कुल, टेम्परेचर राइज हो रहा है। इसका लिंक क्लाइमेट चेंज से कर रहे हैं एक्सपर्ट्स कि बोला इस टाइम पे तो आने का कोई स्कोप ही नहीं बनता। और आप देखोगे कि अलग अलग प्रोविंसेस में लगभग 70 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा ये देखो, इधर इजराइल और यूएस के बीच में टेंशन्स राइज हो रही हैं। वजह कि ईरान की जो न्यूक्लियर डील थी, जैकपोआ JCPOA, जो कि हम ईरान न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं, जो कि 2015 में बराक ओबामा रिजीम के टाइम पे साइन हुई थी। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ परमानेंट 5+1। परमानेंट 5 का मतलब आपको पता होना चाहिए, +1 मतलब जर्मनी। परमानेंट 5 का मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स, जिसमें US, UK, फ्रांस और चाइना एंड रशिया, और प्लस में जर्मनी, इन्होंने मिलकर के फिर एग्रीमेंट किया था कि हाँ जी, ईरान पे लगे हुए सैंक्शंस हटाए जाएंगे, और साथ में ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंक्रीज नहीं करेगा। पर डोनाल्ड ट्रंप का रिजीम आता है बराक ओबामा के बाद में, और फिर वो विड्रॉ कर लेते हैं। और उसी चीज़ को लेकर के अभी जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है नेफ्ताली बेनेट, उन्होंने अपनी तरफ से यूएस गवर्नमेंट की, यूएस जो बाइडेन पे प्रेसिडेंट पे अपनी तरफ से प्रेशर बना रखा है कि जी आप ईरान को क्यों रिकॉग्नाइज कर रहे हो, क्यों इसको एंटरटेन कर रहे हो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न एशिया में अगर एक इक्वेशन देखो तो वहाँ पर सऊदी अरब लेड तो जो गल्फ कंट्रीज है वो, प्लस इजराइल जो कि यूएसए का सपोर्ट लेकर के बैठा है, और तीसरा ईरान जो कि शिया डोमिनेटेड कम्युनिटी का कंट्री है, इनके बीच में एक ट्राइंगल बनता है जहां पर इजराइल और सऊदी अरब लेड जो अरब कंट्रीज है उनके बीच में तो थोड़ी बहुत शांति स्थापित हो रही है, पर ईरान को वहां पर रिकॉग्निशन मिले तो इसको लेकर के इजराइल बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो इस मुद्दे को लेकर के इजराइल और यूएस के बीच में टेंशन ये है कि यूएस जो है इस ईरान न्यूक्लियर डील को रिवाइवल देना चाहता है। अब देखने वाली बात है आगे क्या होगा। तो मुद्दा जो था वो हमने डिटेल में देख लिया है, इस डिस्कशन में यही था। और एक पॉइंट और लास्ट में,
देखो, इंडियन ओरिजिन की प्रोफेसर जो कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन रही है यूएसए की किसी यूनिवर्सिटी की, और वो यूनिवर्सिटी है, आप यहां पर देख सकते हो, पेन स्टेट यूनिवर्सिटी। मतलब इंडियन ओरिजिन की पहली वुमेन प्रोफेसर जो कि, मतलब पहली वुमेन प्रोफेसर जो कि प्रेसिडेंट बन रही है वहां पर, वुमेन, ठीक है। और आप देख सकते हो ये यूएसए की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी कंसिडर की जाती है, पेन स्टेट यूनिवर्सिटी। और जो लेडी है उनका नाम है नीली बंदुपुड़ी, ठीक है, नीली बंदुपुड़ी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कोई वो नहीं है। अब एक टास्क आपके लिए है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट होता है, कब ऑब्जर्व होता है, उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स बताओगे, ठीक है ना। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। तो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट था वो हमने देख लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।